सभी साथियों को राम राम नमस्कार। ओके क्लासेज में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं मैं जीके जीएस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और ये सारे के सारे क्वेश्चन आपकी एसएससी सीजीएल की एग्ज़ाम, साथ में मेरे भाई एमटीएस की एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आज आपकी 19 सितंबर हो चुकी है और भाई 19 सितंबर का एसएससी सीजीएल का फर्स्ट शिफ्ट जो है यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। तो उसी के आधार पर कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आ जाए तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। शानदार सी क्लास होगी, ठीक है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, जी के मान की खोज किसके द्वारा की गई थी? मैडम क्यूरी के द्वारा, आइजैक न्यूटन के द्वारा, हेनरी कैवेंडिश के द्वारा, या फिर भाई माइकल फैराडे के द्वारा। आप बोल रहे हो भाई जी के मान की खोज। सर ये जी क्या है? जी है मेरे भाई आपके गुरुत्वीय त्वरण। क्या है मेरे भाई? ये है आपका गुरुत्वीय त्वरण, इसको बोलते हैं। तो इसकी खोज किसने की थी? तो मेरे भाई देखो, सबसे पहले बात करते हैं किसके बारे में? मैडम क्यूरी के बारे में। सर मैडम क्यूरी ने तो रेडियम की खोज की थी, इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता, ये तो गलत हो गया। आइजैक न्यूटन ने सर गति के नियम दिए थे। किसके मेरे भाई? गति के नियम इन्होंने दिए थे। साथ में मेरे भाई बल का मात्रक न्यूटन होता है, ठीक है। तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। माइकल फैराडे ने मेरे भाई विद्युत चुंबकत्व की खोज की थी। किसकी मेरे भाई? विद्युत चुंबकत्व की खोज की थी। सर ये भी नहीं हो सकता। तो बचा क्या हमारे पास में? हेनरी कैवेंडिश। इसका मतलब यही तुम्हारा क्या होगा? राइट आंसर। तो जी के मान की खोज हेनरी कैवेंडिश ने की थी। रेडियम की जो खोज है वो मैडम क्यूरी ने, गति के नियम न्यूटन ने, और विद्युत चुंबकत्व की खोज किसने की थी? माइकल फैराडे ने, ठीक है। अगला सवाल आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा नगर चोल वंश के शासन काल के दौरान मंदिर नगर के रूप में विकसित हुआ था? एसएससी सीजीएल की ऐसी कोई शिफ्ट नहीं हुई जिसमें चोल वंश से क्वेश्चन ना आया हो। यानी कि हर शिफ्ट में अब तक तुम्हारी जितनी भी शिफ्ट हुई है ना, कोई एक आध शिफ्ट ऐसी अपवाद स्वरूप छोड़ दो जिनमें चोल वंश का क्वेश्चन ना आया हो, वरना लगभग लगभग हर शिफ्ट में चोल वंश का क्वेश्चन आया है। तो चोल वंश की बात हो रही है मेरे भाई, ठीक है। तो बात हो रही है कि इसके शासनकाल के दौरान मंदिर नगर के रूप में विकसित हुआ था कौन सा नगर? तो आप क्या बोलोगे भाई? बिल्ला स्वामिनी, ठीक है। बिल्ला स्वामिनी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। भाई देखो, अहमदनगर का चोल वंश से कोई रिलेशन ही नहीं है। अजमेर राजस्थान में इसका चोल वंश से कोई मतलब नहीं है। अहमदाबाद गुजरात में चोल वंश तो मेरे भाई वैसे भी कहाँ का है? सर ये तो दक्षिण भारत का है। कहाँ का मेरे भाई? दक्षिण भारत का। और अजमेर आप सभी को पता है भाई उत्तरी भारत में यानी राजस्थान में पड़ता है, अहमदाबाद भी। तो भाई राइट आंसर क्या होगा? बिल्ला स्वामिनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चोल वंश वही है भाई जिसकी स्थापना विजयालय ने की थी। किसने मेरे भाई? जिसकी स्थापना विजयालय ने की थी। साथ में बात करें, जो आपका राज राजा चोल है, ठीक है, जो आपके राज राजा चोल हैं, इन्होंने मेरे भाई क्या किया था? इन्होंने आपके बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किया था। किसका मेरे भाई? बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण इन्होंने किया था। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। क्लियर है? तो चोल वंश के शासनकाल के दौरान मंदिर नगर के रूप में विकसित हुआ बिल्ले स्वामिनी, ठीक है। अगला सवाल आपके सामने है, औद्योगिक नीति संकल्प 1956 उद्योगों को कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत करता है? मेरे भाई ये वही 1956 है जिसमें आपकी दूसरी पंचवर्षीय योजना क्या हुई थी? शुरू हुई थी। और दूसरी पंचवर्षीय योजना में आप सभी को पता है कि भाई उद्योग धंधों से ये संबंध रखती है, ठीक है। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना, इसका संबंध मेरे भाई कब से है? 1956 से लेकर 1961 तक। और दूसरी पंचवर्षीय योजना मेरे भाई आपके पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। किस पर मेरे भाई? पीसी महालनोबिस मॉडल पर ये आधारित है, ये भी आपको पता होगा। साथ में मेरे भाई उद्योग धंधे, ठीक है, उद्योग धंधे इसका क्या था मेरे भाई? इन पर जोर दिया गया था। तो भाई औद्योगिक नीति संकल्प 1956 में उद्योगों को कितनी श्रेणियों में बांटा गया था? आप बोलोगे भाई 3 श्रेणियों में बांटा गया था, ए, बी और मेरे भाई कौन सी? सी, ठीक है। ए श्रेणी जो थी इसमें 17 उद्योग आते थे। कितने मेरे भाई? 17 उद्योग। अब देखो मेरे भाई, यहीं पर आपसे पूछा जाएगा कि जो आपका ठीक है, भिलाई इस्पात संयंत्र है, ठीक है, आपसे कभी कभार एग्जाम में पूछ लेता है कि जो आपका भिलाई इस्पात संयंत्र है वो किसकी सहायता से लगाया गया, ठीक है। तो भिलाई के बारे में आप बताओ।
मैं आपसे पूछूं, बताओ जो राउरकेला इस्पात संयंत्र है, कौन सा मेरे भाई, राउरकेला जो इस्पात संयंत्र है वो किसकी सहायता से लगाया गया। साथ में मेरे भाई अगर मैं आपसे पूछूं कि दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, ठीक है, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किसकी सहायता से लगाया गया, ठीक है। तो देखो भिलाई के बारे में बात होगी तो भिलाई तुम्हारा छत्तीसगढ़ में है और रूस की सहायता से इसको लगाया गया, ठीक है। राउरकेला मेरे भाई किसकी सहायता से लगाया गया, आप बोलोगे सर ये तो जर्मनी की सहायता से लगाया, किसकी सहायता से, जर्मनी की सहायता से लगाया गया। और दुर्गापुर जो है मेरे भाई ये किसकी सहायता से लगाया गया, आप बोलोगे ब्रिटिश की सहायता, ब्रिटेन की सहायता से इसको लगाया गया, किसकी सहायता से मेरे भाई, ब्रिटेन, ठीक है। तो मेरे भाई देखो भिलाई जो है रूस की सहायता से, राउरकेला जर्मनी की सहायता से और दुर्गापुर जो है मेरे भाई पश्चिम बंगाल में है, ब्रिटेन की सहायता से इसको लगाया गया। तो उद्योग धंधों कितने भागों में बांटा गया था, 3 भागों में बांटा गया था। अगला सवाल, ठीक है, गोंडवाना कोयले जो धातु शोधन कोयला है के प्रमुख संसाधन में स्थित है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर इसे गलत स्थान गलत जगह पर लगे, ठीक है, इसको यहाँ से हटा दो और यहाँ पर, ठीक है, खालिस्तान के प्रमुख संसाधन में स्थित है। दामोदर घाटी, कृष्णा घाटी, नर्मदा घाटी या फिर मेरे भाई आपके चंबल घाटी, ठीक है। आपसे पूछ लिया मेरे भाई किसके बारे में, आपसे पूछ लिया कि सर गोंडवाना कोयले जो धातु शोधन कोयला है खालिस्तान के प्रमुख संसाधन में स्थित है, तो आप क्या बोलोगे, सर दामोदर घाटी इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या मेरे भाई, दामोदर घाटी इसका क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। देखो अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, कृष्णा नदी पर, ठीक है, तो नागा अर्जुन सागर बांध बना हुआ है, ठीक है। कौन सा मेरे भाई, नागा अर्जुन सागर बांध कौन सी नदी पर बना हुआ है, सर ये कृष्णा नदी पर बना हुआ है, ठीक है। नर्मदा नदी के बारे में बात करते हैं मेरे भाई, ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, ठीक है, पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली नदी, ये भी आपको पता होना चाहिए। और चंबल नदी पर मेरे भाई कौन सा बांध बना हुआ है, तो आप क्या बोलोगे, सर गांधी सागर बांध, कौन सा मेरे भाई, गांधी सागर बांध चंबल नदी पर बना हुआ है। इसके अलावा मेरे भाई बात करते हैं तो राणा प्रताप सागर, कौन सा मेरे भाई, राणा प्रताप सागर बांध बना हुआ है। इसके अलावा मेरे भाई बात करते हैं किसके बारे में, जवाहर सागर बांध के बारे में, किसके बारे में भाई, जवाहर सागर बांध के बारे में आपको पता होना चाहिए, ये सारी बातें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और मेरे भाई जवाहर सागर बांध तीनों के तीनों चंबल नदी पर बने हुए हैं, ठीक है। तो दामोदर घाटी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए भाई, ठीक है, तो अगले सवाल पर बढ़ने से पहले मेरे भाई आप सभी को बता दूं कि जो भी बच्चे एसएससी एमटीएस और सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, बिना जीके जीएस के नौकरी लगेगी नहीं। एमटीएस में 75 नंबर की जीके आती है और मेरे भाई सेम हाल आपके सीजीएल का है, सीजीएल में भी लगभग 25 क्वेश्चन आते हैं मेरे भाई किसके, जीके के। तो भाई बिना जीके जीएस के नौकरी लगने वाली है नहीं, और जिन बच्चों की जीके जीएस कमजोर है उनकी तो कभी नहीं लगेगी, ठीक है। तो भाई आप सभी के लिए मैं लेकर आ चुका हूँ हिस्ट्री, पॉलिटी, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर क्वेश्चन। ये सारे के सारे क्वेश्चन मेरे भाई 2024 के लेवल के होंगे। साथ में मेरे भाई टॉपिक वाइज पीडीएफ भी आपको दी जाएगी। पीडीएफ मात्र और मात्र 50 रुपये की है, जिसमें आपको 7 से 8 हज़ार क्वेश्चन मिलेंगे। साथ में गारंटी भी है कि 40 से 45 नंबर का जो मैटर है हूबहू आपको पेपर में देखने को मिलेगा। तो जिन बच्चों को भी मेरे भाई ये पीडीएफ चाहिए, इन नंबरों पर व्हाट्सअप मैसेज करके आप ये पीडीएफ ले सकते हैं ओनली 50 रुपये में, ठीक है। तो जिनको चाहिए भाई मैसेज कर देना, 50 रुपये में आपको मिल जाएगी और 40-45 नंबर की गारंटी भी आपको दी जाएगी, ठीक है। तो 50 रुपये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, जिनको चाहिए ले लेना। अगला सवाल आपके सामने है, उस शास्त्रीय नर्तक या नृत्यांगना का नाम बताइए जिसे 1968 में प्राणी मित्र पुरस्कार दिया गया था। बहुत शानदार क्वेश्चन है भाई, ठीक है। हो सकता है कि आपने आज से पहले कभी इस क्वेश्चन को पढ़ा ना हो, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, आप ओके क्लासेज पर हैं, ठीक है। भले ही आप वीडियो को लाइक करो या ना करो, लेकिन भाई मैं आपको शानदार तरीके से पढ़ाता जाऊंगा, ठीक है। तो भाई लाइक कर दो सारे के सारे बच्चे, ठीक है। 1968 में प्राणी मित्र पुरस्कार किसको दिया गया था, आप क्या बोलोगे, पदमजा सुब्रमण्यम, सर ये भरतनाट्यम से संबंध रखती है, किससे मेरे भाई, ये आपके भरतनाट्यम से संबंध रखती है। बात करें विपिन सिंह के बारे में, तो सर ये मणिपुरी नृत्य से संबंध रखता है, किससे मेरे भाई, मणिपुरी नृत्य से संबंध रखता है। रुक्मणी देवी अरुंडेल इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। शोभना नारायण मेरे भाई कथक नृत्य से आपके संबंध रखती है। रुक्मणी देवी अरुंडेल इनका संबंध भी मेरे भाई किससे है, भरतनाट्यम से ही है, ठीक है। इनका संबंध भी मेरे भाई भरतनाट्यम से है। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि राज्यसभा में नामित होने वाली, ठीक है, राज्यसभा में नामित ये पहली नर्तकी है, ठीक है। राज्यसभा में नामित पहली नर्तकी है मेरे भाई कौन, रुक्मणी देवी अरुंडेल, ठीक है।
तो पदमजा सुब्रमण्यम का संबंध भरतनाट्यम से है, विपिन सिंह का संबंध मणिपुरी से, रुक्मणी देवी अरुंडेल भरतनाट्यम से जो कि राज्यसभा में नामित पहली नर्तकी है, शोभना नारायण का संबंध कथक से। तो भाई 1968 में प्राणी मित्र पुरस्कार किसको मिला था? सर ये मिला था रुक्मणी देवी अरुंडेल को। क्लियर है? आगे आ जाओ। 15वें पुरुष FIH हॉकी वर्ल्ड कप का आयोजन किस वर्ष में किया गया था? ठीक है, शानदार क्वेश्चन है मेरे भाई। 15वें पुरुष FIH हॉकी वर्ल्ड कप का आयोजन कब किया गया? तो आप बोलोगे सर इसका आयोजन तो 2023 में हुआ था। कहाँ पर आयोजन हुआ था मेरे भाई इसका? आप बोलोगे सर उड़ीसा में इसका आयोजन हुआ था, भारत में। ठीक है, उड़ीसा में इसका आयोजन हुआ था और मेरे भाई कलिंगा स्टेडियम में आयोजन हुआ था। कहाँ पर मेरे भाई? कलिंगा स्टेडियम में इसका क्या हुआ था? आयोजन हुआ था। ये बात आपको पता होनी चाहिए। इसके अगर मैं बात करता हूँ विजेता कौन थे, तो सर विजेता इसके जर्मनी थे। कौन थे मेरे भाई? विजेता इसके जर्मनी थे। और साथ में मेरे भाई उप विजेता कौन थे? उप विजेता कौन हो जाएंगे? आप बोलोगे सर उप विजेता बेल्जियम हो जाएंगे। उप विजेता क्या हो जाएंगे मेरे भाई? बेल्जियम इसके उप विजेता हो जाएंगे। क्लियर है? अगर मैं बात करता हूं, देखो क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कलिंगा स्टेडियम कहाँ पर है? तो कलिंगा स्टेडियम उड़ीसा में है। अगर मैं आपसे बात करता हूँ भाई किसके बारे में? बाराबाती स्टेडियम के बारे में। तो बाराबाती जो स्टेडियम है ये कहाँ पर है मेरे भाई? आप बोलोगे सर ये भी तो हमारा उड़ीसा में ही है। ठीक है, ये भी उड़ीसा में है। ठीक है, तो भाई इसका आयोजन 2023 में हुआ था। भारत ने इसकी मेजबानी की थी। कलिंगा स्टेडियम में आयोजन हुआ था। विजेता जर्मनी था, उपविजेता बेल्जियम था। अगला सवाल आपके सामने है, दिल्ली के महरौली में स्थित लौह स्तंभ निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक से संबंधित रखता है? ठीक है, तो महरौली में जो स्थित आपका लौह स्तंभ है उसका निर्माण किस गुप्त शासक ने करवाया था? स्कंदगुप्त ने, समुद्रगुप्त ने, कुमारगुप्त ने, या फिर मेरे भाई आपके चंद्रगुप्त द्वितीय ने? देखो अगर मैं बात करता हूँ किसके बारे में? समुद्रगुप्त के बारे में। तो समुद्रगुप्त ने तो मेरे भाई देखो क्या किया था, इन्होंने तो प्रयाग प्रशस्ति लिखवाई थी। कौन सी मेरे भाई? प्रयाग प्रशस्ति इसने क्या करी थी? लिखवाई थी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? चंद्रगुप्त द्वितीय इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसको हम विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? विक्रमादित्य के नाम से भी हम जिसको जानते हैं। ठीक है, तो जो लोही स्तंभ है उसका निर्माण किस गुप्त शासक ने करवाया था? तो मेरे भाई चंद्रगुप्त सेकंड ने करवाया था, जिसको विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं। और समुद्रगुप्त मेरे भाई इन्होंने प्रयाग प्रशस्ति लिखवाई थी। ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला सवाल है भाई, दक्षिण अमेरिका के एंडीज पर्वत पर परिवहन के लिए निम्न में से किस जानवर का उपयोग किया जाता है? बताइए भाई, दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वत पर परिवहन के लिए किस जानवर का प्रयोग करते हैं? आपने ऐसा सुना होगा भाई, जब भी लोग ये वैष्णो माता जी के घूमने जाते हैं, जम्मू कश्मीर घूमने जाते हैं, तो गधे की सवारी करते हैं। ठीक है, गधे पर बैठकर मतलब पर्वतों पर चढ़ते हैं, दर्शन करने के लिए जाते हैं। और आपने देखा भी होगा बहुत सारे धार्मिक स्थलों पर लोग, वैसे पैदल चलने में तो जोर आता है भाई। ठीक है, पैदल चलने में तो जोर आता है, तो परिक्रमा वगैरह करते हैं तो भाई साधनों में बैठ के या किसी जानवर के ऊपर बैठकर वो परिक्रमा करते हैं। तो सेम हाल मेरे भाई आपसे पूछा है कि वैसे ये करना गलत है। ठीक है, लेकिन फिर भी भाई कलयुग है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, देखिए तो सेम आपसे ये पूछा कि दक्षिण अमेरिका के एंडीज पर्वत पर परिवहन के लिए निम्न में से किस जानवर का प्रयोग करते हैं? तो मेरे भाई लामा का प्रयोग करते हैं। किसका मेरे भाई? लामा का, जो कि मेरे भाई ऑप्शन नंबर 2 है। ठीक है, तो लामा का उपयोग करते हैं। अब लामा एक तरीके का जानवर ही है भाई, हो सकता है कि तुम और मैं ना जानते हो, हमने कभी इसका नाम नहीं सुना हो। ठीक है, तो लामा जानवर होता है भाई, उसकी परिक्रमा करते हैं। ठीक है, सॉरी उस पर बैठकर यात्रा करते हैं। आ जाइए, मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की संख्या राज्यों की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के खालिस्तान प्रतिशत के अधिक नहीं होगी। मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की संख्या राज्यों की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के खालिस्तान प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। तो आप क्या बोलोगे भाई? ये 15% से ज़्यादा नहीं हो सकती। किससे मेरे भाई? 15% से तो ज़्यादा नहीं हो सकती। और मेरे भाई 12 मंत्रियों से कम नहीं हो सकती। ठीक है, 12 मंत्रियों से कम नहीं होने चाहिए और 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा भाई? 15% इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप बोलो सर ये बात किस में लिखी हुई है? तो मेरे भाई आप बोलोगे सर अनुच्छेद नंबर 164 का जो पहला है उसके फर्स्ट में ये बात लिखी हुई है। ठीक है, कि जो मंत्रियों की विधानसभा में सदस्यों की जो कुल संख्या है वो 15% से ज़्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, अनुच्छेद नंबर 164 के पहले में ये बात लिखी हुई है। क्लियर है सभी को? तो 15% राइट आंसर हो जाए। 15% से ज़्यादा नहीं हो सकती और 12 सदस्यों से कम नहीं हो सकते। प्रसिद्ध पहाड़ी नगर उदगम उद्गम मंडलम को खालिस्तान के नाम से भी जाना जाता है। शिवपुरी के नाम से,
कोडई कनाल के नाम से, मैसूरी या फिर मेरे भाई ऊटी के नाम से। ठीक है, तो देखो मिलता जुलता नाम है, उद्गम मंडलम। ठीक है, उद्गम मंडलम। अब इतना बड़ा नाम तो आजकल कोई लेता नहीं है आज तक तो। ठीक है, मतलब छोटे छोटे नामों का ज़्यादा प्रचलन है भाई। ठीक है, बाबू सोना का ज़्यादा प्रचलन है भाई आजकल। ठीक है, बाबू सोना का आजकल ज़्यादा प्रचलन है। ठीक है, अब आजकल बाबू भी नहीं, बेबू हो गया वो। ठीक है, बाबू का भी बेबू हो गया। ऐसे मतलब छोटे छोटे नामों का ज़्यादा प्रचलन चल रहा है। ठीक है, पहले पतिदेव आते थे। ठीक है, गृहलक्ष्मी, पतिदेव, वैसा होता था। आजकल वो बाबू सोना हो गया। अब आजकल बाबू का भी और छोटा हो गया, बेबू हो गया। ठीक है, तो भाई छोटे नामों का प्रचलन है। तो उसी तरीके से मेरे भाई जो आपका उद्गम मंडलम है उसको मेरे भाई किस नाम से जानते हैं सर? ऊटी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? ऊटी के नाम से, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 4 में देखने को मिलेगा। क्लियर है मेरे भाई? आगे आ जाओ। वास्को डी गामा एक पुर्तगाली खोजकर्ता ने भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज खालिस्तान में की थी। 1488 में, 1498 में, 1518 में या फिर भाई 1508 में। वास्को डी गामा एक पुर्तगाली खोजकर्ता ने भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज खालिस्तान में की थी। तो भाई बात हो रही है वास्को डी गामा ने भारत की खोज कब की थी? 1498 में। कब? 1498 में। अगर मैं बात करता हूँ मेरे भाई अमेरिका की खोज कब हुई, तो सर अमेरिका की खोज हुई थी 1492 में। कब हुई थी मेरे भाई? 1492 में अमेरिका की खोज हुई थी। और भारत की खोज हुई थी 1498 में। ठीक है, अमेरिका की खोज किसने की थी? क्रिस्टोफर कोलंबस ने। किसने मेरे भाई? क्रिस्टोफर कोलंबस ने इसकी खोज की थी। और भाई बात करते हैं किसके बारे में? वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी। ठीक है, तो भारत की खोज की थी वास्को डी गामा ने और अमेरिका की खोज की थी कोलंबस ने। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। अगला सवाल आपके सामने है, सुरेखा पुनेकर भारतीय राज्य महाराष्ट्र की एक खालिस्तान नृत्यांगना है। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि सुरेखा पुनेकर का संबंध किस नृत्य से है? लावणी, कोली, पोवाड़ा या फिर मेरे भाई तमाशा। तो मैंने आपको देखो कल महाराष्ट्र के लोक नृत्य बताए थे कि गफा, गोरीचा, लावणी, लेजिम, ललिता, दहीकला, पोवाड़ा, तमाशा। तो मेरे भाई आपसे आज पूछ लिया कि सुरेखा पुनेकर का संबंध किस नृत्य से है? तो आप बोलो सर सुरेखा पुनेकर आपके लावणी नृत्य से क्या रखती है? संबंध रखती है। उसी तरीके से मेरे भाई आपसे सोनल मानसिंह के बारे में पूछा जाएगा। तो सोनल मानसिंह देखो इतना तो आप सभी को पता है कि भाई ये जो सोनल मानसिंह है ना, ये भरतनाट्यम से संबंध है और ओडिसी नृत्य से भी इनका संबंध है। लेकिन भाई छऊ नृत्य ये बहुत कम आदमी जानते होंगे, बहुत कम लोग जानते होंगे कि सोनल मानसिंह आपके छऊ नृत्य की भी कलाकार है। उसी तरीके से मेरे भाई आपसे गुलाबो सपेरा के बारे में पूछा जाए। किसके बारे में भाई? गुलाबो सपेरा के बारे में पूछा जाएगा, जो कि मेरे भाई आपके कालबेलिया नृत्य के कलाकार है। किसके मेरे भाई? कालबेलिया। ठीक है, जो कि आपके कालबेलिया नृत्य के कलाकार है। कौन? मेरे भाई गुलाबो सपेरा। ठीक है, तो ये बात भी आपसे पूछी जा सकती है, एग्जाम में आ सकती है। क्लियर है मेरे भाई? तो सोनल मानसिंह छऊ से, गुलाबो सपेरा कालबेलिया से और सुरेखा पुनेकर का संबंध मेरे भाई आपके लावणी नृत्य से है। ठीक है, ये पता होना चाहिए। अगला सवाल आपके सामने, प्रारंभिक तुर्की शासकों ने दिल्ली पर खालिस्तान के बीच शासन किया था। तुर्की शासकों ने दिल्ली पर जो शासन है वो कब तक किया था? तो मेरे भाई आप सभी को पता है कि जो आपका तुर्की शासक था, कौन मेरे भाई? कुतुबुद्दीन ऐबक। उसने मेरे भाई किसकी नींव रखी थी? गुलाम वंश की नींव रखी थी। किसकी मेरे भाई? गुलाम वंश की नींव रखी थी। और इतना मैंने आप सभी को बता रखा है भाई, जो गुलाम वंश है वो 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक चला था। ठीक है, गुलाम वंश जिसका दूसरा नाम मामलूक है। ठीक है, तो 1206 से लेकर 1290 तक ये गुलाम वंश आपका चला था। उसके बाद में आपका खिलजी आ गया था। खिलजी कब तक चला था मेरे भाई? खिलजी आपका चला था 1290 से 1320 तक चला। इसके बाद में आपका तुगलक आ गया। तो तुगलक कब से कब तक चला? तो मेरे भाई तुगलक चला था मेरे भाई 1320 से 1414 ईस्वी तक चला। ठीक है, 1414 ईस्वी तक चला। उसके बाद में सैयद आ गया। सैयद कब से लेकर कब तक चला? तो 1414 से 1451 तक चला। ठीक है, 1451 तक चला। उसके बाद में भाई लोदी आ गया। तो लोदी कब से कब तक चला? 1451 से लेकर 1526 तक तुम्हारा लोदी वंश चला था। तो प्रारंभिक तुर्की शासकों ने दिल्ली पर खालिस्तान वर्षों के बीच में शासन किया था 1206 से लेकर 1290। खिलजियों ने शासन किया 1290 से 1320। तुगलकों ने आंसर किया भाई 1320 से 1414। सैयद ने 1414 से 1451 और लोदी ने किया भाई 1451 से 1526। ठीक है, 26। तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अगला सवाल देखिए भाई, अगला सवाल आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य शैली की प्रतिपादक नहीं है? ठीक है, आंसर कीजिए मेरे भाई, निम्नलिखित में से कौन मोहिनी अट्टम
शास्त्रीय नृत्य शैली के प्रतिपादक नहीं है? प्रतीक्षा काशी, जयप्रभा मेनन, स्मिता राजन या फिर मेरे भाई आपके राधा दत्ता। तो मेरे भाई बात हो रही है मोहिनी अट्टम नृत्य शैली के प्रतिपादक नहीं है, तो मेरे भाई प्रतीक्षा काशी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्लियर है भाई? ऑप्शन नंबर एक हमारा क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मोहिनीअट्टम केरल के, ये सारी चीजें मैंने आपको बता रखी है। अमोंग द फॉलोइंग विच कंटेन्स द लोवेस्ट अमाउंट ऑफ शुगर, यानी कि मेरे भाई इनमें से सबसे कम शुगर की मात्रा कौन रखता है? मैंगो, बनाना, एप्पल, पोटैटो। ठीक है सर, ये तो सारे के सारे मीठे होते हैं। मैंगो भी मीठा होता है, मतलब शुगर तो है। बनाना भी मीठा, शुगर तो है। एप्पल भी मीठा, शुगर तो है। लेकिन भाई पोटैटो यानी कि होता है आलू, और आलू में तो शुगर की मात्रा होती नहीं है। ठीक है, तो लोवेस्ट अमाउंट ऑफ शुगर आलू, इसका क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। अगला सवाल आपके सामने, अगस्त 2022 में केंद्र सरकार ने खालिस्तान को प्रधानमंत्री कार्यालय में एक निदेशक के रूप में नियुक्त किया। अनुज पोद्दार को, श्वेता सिंह को, राजेश वर्मा को या फिर भाई गोपाल विट्ठल को। अगस्त 2022 में केंद्र सरकार ने खालिस्तान को प्रधानमंत्री कार्यालय में एक निदेशक के रूप में नियुक्त किया, तो आप क्या बोलोगे? सर इसका राइट आंसर तो आपका क्या होगा? श्वेता सिंह हो जाएगा। क्या मेरे भाई? श्वेता सिंह इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है। भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है? तो मेरे भाई देखो, जब भी आपसे संविधान की बात होगी, ठीक है, तो संविधान के भाग आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, चाहे आप कोई सा भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर लो। तो मेरे भाई देखो, भाग नंबर 1 में क्या है? संघ और राज्य क्षेत्र। ठीक है, संघ और राज्य भाग नंबर 1 में है। अगर मैं बात करता हूँ भाग नंबर 2 में, तो भाग नंबर 2 में आपकी नागरिकता है। ठीक है, नागरिकता। भाग नंबर 3 में क्या है? मौलिक अधिकार। ठीक है, क्या है मेरे भाई? मौलिक अधिकार भाग नंबर 3 में है। ठीक है, तो भाग नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। भाग नंबर 4 में क्या है? आप बोलोगे नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, नीति निर्देशक सिद्धांत आपके भाग नंबर 4 में हो जाएंगे। भाग नंबर 4 ए में क्या है? तो आप क्या बोलोगे? मौलिक कर्तव्य भाग नंबर 4 ए में हो जाएंगे। 5वें में क्या है? तो मेरे भाई 5वें में आप बोलोगे सर संघ सरकार है। ठीक है, 6ठे में क्या है? 6ठे में सर राज्य सरकार है। ठीक है, 7वां इंपॉर्टेंट है, नहीं तो छोड़ दो। 8वां इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश है। 9वें में क्या है? आप बोलोगे 9वें में तो आपकी पंचायती राज है। क्या है? पंचायती राज। इसके बाद में 9वें के ए में क्या है? आप बोलोगे सर नगर पालिका। क्या है मेरे भाई? नगर पालिका आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ मेरे भाई 15वें में आपका चुनाव आयोग है। क्या है मेरे भाई? चुनाव आयोग आपके भाग नंबर 15 में है। भाग नंबर 17 में आपके क्या है भाई? भाषा है। ठीक है, भाषा भाग नंबर 17 में है। 18 में क्या है मेरे भाई? आपातकाल का प्रावधान। ठीक है, आपातकाल किसमें? भाग नंबर 18 में है। और भाग नंबर 19 में क्या है? तो आप भाग नंबर 20 में क्या है? तो आप क्या बोलोगे? संविधान संशोधन। ठीक है, तो देखो, भाग नंबर 1 में संघ और राज्य सरकार, 2 में नागरिकता, 3 में मौलिक अधिकार, 4 में नीति निर्देशक तत्व, 4 के ए में मौलिक कर्तव्य, 5वें में संघ, 6ठे में राज्य, 8वें में यूनियन टेरिटरी, 9वें में पंचायती राज, 9वें के ए में नगर पालिका, 15वें में चुनाव, 16वें में भाषा, 18वें में आपातकाल और 20वें में मेरे भाई संविधान संशोधन। क्लियर है? तो भाग नंबर 3 इसका क्या होगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा। उपभोक्ताओं के द्वारा नए कार्बनिक पदार्थों के बनने की दर को आप क्या कहते हैं? ठीक है, उपभोक्ताओं के द्वारा जो भी आपके नए कार्बनिक पदार्थ बनते हैं उनको क्या कहते हैं? सर उनको द्वितीय उत्पादक कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? द्वितीय उत्पादक उनको कहते हैं। ठीक है, बात खत्म, पैसा हजम। अगला सवाल है, अग्नाशी रस में पाया जाने वाला कौन सा एंजाइम वसा के विघटन में सहायक करता है? ठीक है, ठीक है, तो मेरे भाई अग्नाशी रस में पाया जाने वाला कौन सा एंजाइम वसा के विघटन में सहायक होता है? पेप्सिन, लाइपेज, प्रोटीएज या फिर मेरे भाई आपका एमाइलेज। तो बात हो रही है मेरे भाई अग्नाशी रस की। तो अग्नाशी रस में मेरे भाई कौन सा एंजाइम है जो वसा के विघटन में सहायक होता है? लाइपेज एंजाइम। कौन सा मेरे भाई? लाइपेज। ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, एक सेकेंड भाई, तो लाइपेज इसका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है भाई आपके सामने, भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 30 में किन अल्पसंख्यकों का उल्लेख है? ठीक है, तो भाई अल्पसंख्यकों की बात हो रही है, तो मेरे भाई देखो, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, अनुच्छेद नंबर 29 से लेकर 30 पर। ठीक है, जो अल्पसंख्यकों के अधिकार है उनका संरक्षण है भाई इनमें। ठीक है, तो मेरे भाई भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों का उल्लेख है। ठीक है, किसमें भाई? भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों का उल्लेख है अनुच्छेद नंबर 30 में। अगला सवाल आपके सामने, उन 2 राज्यों के नाम बताइए जिसमें भूमि सुधार सफल रहा था। ठीक है,
जिनमें मेरे भाई भूमि सुधार सफल रहा महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो भाई उन 2 राज्यों के नाम हमको बताने हैं जिनमें भूमि सुधार सफल रहा। तो मेरे भाई पश्चिम बंगाल और केरल इसका राइट आंसर हो जाए। ठीक है, पश्चिम बंगाल केरल के लोक नृत्य आपको याद करने हैं और मेरे भाई त्योहार आपको याद करने। ठीक है, और ये मैंने आपको ऑलरेडी बता रखे हमारी पिछली क्लासों में, तो बार बार इनको रिपीट करके टाइम खराब करेंगे नहीं। ठीक है, आपका भी टाइम इंपॉर्टेंट है, सबका टाइम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला सवाल देखिए मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, बीदर के शिल्पकार खालिस्तान में जड़ाई के काम के लिए अधिक प्रसिद्ध थे। सोना और कांस्य, तांबे और चांदी, कांस्य और चांदी, सोना और तांबा। तो बीदर के शिल्पकारों की बात हो रही है। एक आपसे पूछा जाएगा बीदर का किला कहाँ पर है, तो बीदर का जो किला है, जो फोर्ट है, ये मेरे भाई आपके कर्नाटक में स्थित है। और मेरे भाई बात हो रही है किस काम में जड़ाई के लिए अधिक प्रसिद्ध थे, तांबे और चांदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तांबा और चांदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने है, खालिस्तान शहर गंगा और यमुना नदी के संगम पर स्थित है। लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद और आगरा। ठीक है, कौन सा ऐसा शहर है मेरे भाई जो गंगा और यमुना के संगम पर स्थित है? तो आप सभी को पता है मेरे भाई सर, ये तो इलाहाबाद है जिसका नाम अब प्रयागराज हो चुका है। ठीक है भाई, तो इलाहाबाद जो है गंगा यमुना के संगम पर स्थित है। अगला सवाल है मेरे भाई आपका, ठीक है, आगरा आप सभी को पता होगा मेरे भाई, ठीक है, आगरा के बारे में कि आगरा जो है आपका यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा सरकार के पूंजीगत व्यय का घटक नहीं है? मशीनरी के अधिग्रहण पर व्यय, ब्याज भुगतान, भूमि के अधिग्रहण पर व्यय, भवन के अधिग्रहण पर व्यय। तो मैंने आपको देखो पहले भी बताया है कि जो आपका पूंजीगत व्यय होता है ना, वो होता क्या है। कोई भी मान लो सरकार तुम्हारा कोई भी सरकारी स्कूल बना रही है, तो सरकारी स्कूल बनाने में जो तुम्हारा पैसा खर्च हुआ वो किस में आएगा? पूंजीगत व्यय में आएगा। ठीक है, तो उसी तरीके से मेरे पे कोई मशीन मान लो खरीद रही है, तो सीधी सी बात है भाई, वो आगे तक भविष्य में पैसे कमा कमा कर देगी, इसका मतलब ये तो पूंजीगत है। भूमि के अधिकार, भाई भूमि आपने खरीद ली तो सीधी सी बात है भाई भविष्य में उसकी रेट बढ़ेगी, इसका मतलब ये भी पूंजीगत व्यय हो गई। भवन अधिग्रहण मतलब कोई भी आपने भवन बना लिया, कोई स्कूल बना दी, कोई हॉस्पिटल बना दिया, ये भी पूंजीगत व्यय। लेकिन भाई ब्याज का भुगतान करना ये नहीं है सर, इसका मतलब यही तुम्हारा क्या होगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा होगा राइट आंसर। ठंडी जलवायु के अंतर्गत निम्न में से कौन सी जलवायु पाई जाती है? आर्द्र महाद्वीपीय, आर्द्र उपोष्णीय, उच्च भूमि, या फिर मेरे भाई आपके टुंड्रा जलवायु। ठीक है, तो मेरे भाई ठंडी जलवायु के अंतर्गत कौन सी जलवायु पाई जाती है? आप बोलोगे टुंड्रा जलवायु, इसका क्या होगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल पर बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि भाई फिर से एक बार आपको बता दूं कि जिन बच्चों की जीके जीएस कमजोर है, भाई जो भी बच्चा एमटीएस और सीजीएल की तैयारी करता है और जीके जीएस कमजोर है, बिना जीके जीएस के नौकरी नहीं लगने वाली। तो आप सभी के जीके जीएस को अच्छा करने के लिए हिस्ट्री के क्वेश्चन, पॉलिटी, स्टैटिक, जीके, करंट अफेयर के क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ। साथ में आपको टॉपिक वाइज पीडीएफ भी दी जाएगी। सारे के सारे क्वेश्चन 2024 के लेवल के होंगे। पीडीएफ ओनली 50 रुपये की है, जिसमें आपको 7 से 8 हज़ार क्वेश्चन मिलेंगे। और मेरे भाई ठीक है, 7 से 8 हज़ार तो आपको क्वेश्चन मिलेंगे, साथ में मेरे भाई आपको ठीक है 40-45 नंबरों की गारंटी भी आपको दी जाएगी। तो जिन बच्चों को चाहिए इन नंबरों पर व्हाट्सअप मैसेज करके आप ये पीडीएफ ले सकते हैं ओनली 50 रुपये में। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।